नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। वादे के मुताबिक आपको बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ के वीडियोस मिलने शुरू हो गए होंगे। एग्ज़ाम का अब समय आ गया है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी को फाइनल टच दिया जाए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ कि आपको ये भी ज्ञान रहे कि आपको एग्ज़ाम में सवाल सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप एग्ज़ाम में सवाल को सही करके आएंगे, है ना। तो आपको पेपर को भी समझना जरूरी है। अब आप देखिए कि बीपीएससी का जो पेपर है वो पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज नहीं देखता है, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ वो आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट हैं, आप सवालों को पढ़ रहे हैं सही से कि नहीं पढ़ रहे हैं, पहले जो सवाल थे और बाद में दो सवाल थे उनको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमने अब ये डिसाइड किया है कि हम एक बीपीएससी प्रीलिम्स डिकोडर सीरीज चलाएंगे और उस कड़ी में ही आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम 68 बीपीएससी के जो सवाल आए हैं जिनको नॉलेज के अलावा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता था, हम उसको डिस्कस करेंगे। और 68वीं के बाद से 69वीं और 70वीं के भी पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज से कितना पेपर सॉल्व कर लेंगे 150 सवाल में से, है ना। 60 सवाल मैक्सिमम, इसके आगे तो आपको गेस करना ही है। अब गेस आप कैसे करेंगे? गेस आपको इंटेलिजेंट गेस करना है। इसके लिए क्या है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि कैसा है। अब ये 40-50 सवाल आपको जो सही निकालना है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा सवाल को कि कहाँ से आप सवाल के बीच में से रीड बिटवीन द लाइंस करके आप सही जवाब निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल का टाइप है ये क्या है, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को छोड़ना क्राइम है, क्राइम। पीवाईक्यूज आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पीवाईक्यूज देखना ही देखना है। कम से कम 5 साल का तो देख के जाइए, पिछले 5 साल का। क्योंकि बात यह है कि सीधा सीधा सवाल उठा के ना रिपीट कर देते हैं। अब क्यों, देखिए चंपारण की अगर बात हो रही है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी का जीवन इसमें किन्होंने बचाया, बतख मियाँ ने बचाया। ये सवाल रिपीटिशन है सीधा सीधा। अरे आप बताइए क्या क्या पढ़ रहे हैं आप, कहाँ कहाँ छान मारे हैं, पूरा मार्केट छान मारा आपने और यही नहीं देखा पीवाईक्यू, सीधा सवाल उठा के मिल दिया, दे दिया, रिपीट कर दिया। तो इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, है ना। वैसे ही देखिए, दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछा, उसमें पूछा कि मुकद्दम और चौधरी किसको कहते थे, किसको कहते थे, विलेज हेडमैन को कहते थे। ये भी पीवाईक्यू है ना। वैसे ही देखिए, महलवारी सिस्टम, सेटलमेंट इन बंगाल, इसको किसने लागू किया था, होल्ट मैकेंजी ने। ये भी पीवाईक्यू है। देखिए, जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे ब्रिटिश टाइम पे, ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आए थे और इसको इंप्लीमेंट किसने किया था और किस एरिया में इंप्लीमेंट हुआ था, इसको तो आप देख ही लेंगे। सवाल तो इसमें बना ही देते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए अगला, विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह पे भी सवाल पूछा गया है बार बार। पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, है ना। विनोबा भावे ने कहाँ से शुरू किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, पवनार, महाराष्ट्र से। तो अगर आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह को देखा हुआ होता तो आप ये सवाल आराम से कर पाते। अगला सवाल, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा इसमें। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट्स, लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, भभुआ, मुंगेर एंड रोहतास गोल्ड, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। अब ये गोल्ड और जमुई, ये सवाल तो 2-3 बार रिपीट हो गया। तो ये तो आप अगर पीवाई के आपने देखा होता तो आपको सीधा सीधा पता होता कि गोल्ड कहाँ मिलेगा आपको, जमुई में मिलता है ना। कैसे, जम के सोना है। अगर इसको याद भी रखना है आपको तो कैसे याद रखेंगे, जम के सोना है, जमुई से जम से जमुई और सोना से सोना, ठीक है। और इंडिविजुअली आपके तीनों जो ऑप्शन है इसमें, ये तीनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए था, फर्टिलाइजर्स के लिए था। ये क्या है, अलग से नहीं बोल रहे हैं, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर पता है, पीवाईक्यू देखा हुआ, आंसर निकल गया, ये ऐसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी। अब ये बताइए कि अगर आपने टेम्पल ऑफ देवगढ़ पे 2 बार सवाल पूछा हुआ है, हमने आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में भी इसको बताया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। और देखिए, पीवाईक्यू से सवाल यहाँ फिर पूछ लिया इसको। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, गुप्ता के टाइम पे हुआ था, है ना। सीधा सीधा पीवाईक्यू से है, तो आपको इसलिए पीवाईक्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जिसका नाम है क्या, वर्ड मैच यानी शब्दों के आपस में मेल जोल किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। शब्दों का मेल मिलाप देखना भी जरूरी है। एक शब्द जो है दूसरे शब्द के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। पहला सवाल आप करेंगे, सवाल से आपको समझ में आएगा बेहतर। अब जर्नल की बात हो रही है और अब्दुल कलाम आज़ाद की बात हो रही है। अब अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, इनको क्या बोला जाता था, कहीं भी पढ़िएगा क्या लिखा जाता है, मौलाना लिखा जाता है ना इनको, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब मौलाना साहब है, ऑप्शंस देखिए क्या है, कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार। इसमें कौन सा थोड़ा सा आपको इसके आसपास लग रहा है, मौलाना साहब के आसपास, अल हिलाल लग रहा है ना, थोड़ा अलग सा पर्शियन अरबिक टाइप का नाम,
है ना, यही सही जवाब है भाई, ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पटना विमेंस कॉलेज, अब इसकी स्थापना किसने की? बहुत सारे सोसाइटी के नाम दे दिए। अब आप ज्ञान लगाते रहिए, ठीक है। आप देख ही नहीं रहे, ऑप्शन देख ही नहीं रहे, आप ज्ञान से सोच रहे हैं कि भाई किसने किया किसने किया किसने किया, कुछ नहीं। आप पहले देख लीजिए कौन है, वेमेन, वेमेन मतलब महिला, ठीक। अब ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस देखिए, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? सिस्टर्स। सिस्टर्स के मतलब सिस्टर्स कौन होंगी आपस में? महिलाएं। इसका सही जवाब सिस्टर्स ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है। देखिए किस तरीके से शब्दों के मेल से आंसर आपको निकल रहे हैं। ये अगला सवाल देखिए, चलिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट, द स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स, ठीक है। स्टेट कौन से स्टेट जो कि इंडियन रूलर्स जिस पे राज कर रहे थे। अब इसका नाम वगैरह दिया हुआ, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, आपको यही देखना है। इंडियन रूलर्स की बात कर रही है। रूलर्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? राजा, ठीक है। और राजा की जहाँ बात हो रही है तो प्रजा, ये देखिए प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके का आप कुछ भी मतलब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना कहीं नाम के गोलमोल करके आपको जानबूझ के दिया जाता है कि मेंटली आप कितने प्रेजेंट हैं, वो इस तरीके से ही पता चल पाएगा, ठीक है। इसका जवाब क्या आ गया? प्रजामंडल मूवमेंट। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें किसकी बात हो रही है कि मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स जो हुआ था उस पर कांग्रेस ने क्रिटिकल स्टैंड लिया, तो इसके वजह से कांग्रेस से अलग हो गए। अब कौन लोग अलग हो गए? अब क्या लिखा है इसमें? ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स, ठीक है। मॉडरेट्स के बारे में आपने कुछ तो पढ़ा होगा, अरे नरम दल गरम दल थे ना, तो नरम दल वाले कैसे लोग थे? थोड़े से मतलब आज़ाद ख्यालात के लोग थे, उनको लगता था कि नहीं सबको साथ लेके चलना है ना, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होते थे। अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली जो स्थिति रहती थी उसको भी वो बचाते थे, बोलते थे कि नहीं अगर ये हमारा जहाँ भला कर रहे हैं वहाँ हमको इनका साथ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडरेट हैं, उनके आइडियाज़ कैसे थे? लिबरल आइडियाज़ थे, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या होगा? इन्होंने क्या बनाया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। ये इसका आंसर निकल गया। तो देखिए सबके शब्द को शब्द कैसे पिरो रहा है और एक शब्द से आपको दूसरा शब्द मिल रहा है। अब देखिए किसकी बात हो रही है? हुमायूं की बात हो रही है, ठीक। मिडिवल टाइम में हुमायूं की बात हो रही है और किस पे? बंगाल पे आधिपत्य रखने की बात हो रही है। अरे हुमायूं को पंगा देने वाला उस टाइम पे कौन था इस रीजन में? बिहार बंगाल वाले रीजन में अपना बिहारी आदमी ही तो था भाई, सासाराम का शेर, शेर खान, ठीक है। ये सही जवाब है। थोड़ा भी अगर आपने दिमाग लगाया आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। ये पूछा जा रहा है जीआई टैग के बारे में और एक नाम आपको दे दिया गया है, ठीक है। कंट्री आपको नहीं पता है। अब आप एक बात बताइए, दुनिया में इतने सारे देश हैं, आप कितने देश का नाम याद रखेंगे और कितने देश का जीआई टैग आप याद रखेंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कहीं से? नहीं है ना। तो नहीं है तो फिर आप अब इसका तरीका कैसे निकालेंगे? कुछ तो होगा ना। अब नाम देखिए क्या है, ये क्या है? लास्ट में है शू। और जापान के आइलैंड से सवाल आया हुआ था पहले, जैसे जापान के कौन कौन से आइलैंड हैं? होन्शू है, ठीक है, क्यूशू है। तो देखिए शू शू आ रहा है, किसमें है? जापान के आइलैंड है। तो कुछ मिलता जुलता सा नाम समझ में आया शू। अगर आपको आइलैंड का नाम पता होगा आप सीधा सीधा जापान टिक कर देंगे, ठीक है। अब चलिए फिर देखते हैं। ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, अब बिहार में सबसे पुराना चर्च कौन था? 3 नाम आपको दे दिया, बताइए किस किताब में पढ़ के आप पढ़े होंगे आप इसको, और कहाँ पढ़ के आप इसको याद रख लेंगे? संभव है ये? नहीं है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग अगर आप यहाँ लगाइए, ओल्डेस्ट चर्च का नाम हम पूछ रहे हैं, ठीक है। अब चर्च कौन समझेगा बिहार में? भाई नया नया धर्म आया है, ईसाई, यहाँ कोई समझ नहीं रहा है, लोग यहाँ प्रकृत पाली बोलने वाले लोग, ठीक है। तो कुछ उस तरीके का नाम देना पड़ेगा ना जो थोड़ा बिहारीपन हो, तभी तो लोग समझ पाएंगे कि कुछ अलग चीज़ है आई है, ठीक है। तो उस तरीके का अलग शब्द आपको क्या दिख रहा है? पादरी की हवेली, और सही जवाब यही है, ठीक। अगला देखिए, बहुत बड़ा सा आपको एक सवाल दे दिया है। अब इस बड़े सवाल में से आपको जवाब ढूंढना है, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो बड़ा सवाल रहता है ना वो सबसे आसान होता है, तो उसको बड़ा सवाल देख के आप घबराए मत करिए। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था? मरीन बायोडाइवर्सिटी। ये मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और कोरल रीफ की भी बात कर रहा है। तो कोरल रीफ की जहाँ बात कर दिया वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी नहीं होना चाहिए। अगर नमकीन पानी होगा तो कोरल आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात होगी, इसका मतलब कि समुद्र के किनारे होगा, और कोरल लीफ की बात हो गई, इसका मतलब कि पानी साफ होना चाहिए आपका, वो नमकीन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला कौन है? देखिए सुंदरवन है, सुंदरवन में क्या है आपका? यहाँ तो नमकीन पानी है, तो ये हो ही नहीं सकता है। नंदा देवी, ये भी नहीं हो सकता है। कौन सा बचता है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो यही सही सवाल इसका आंसर है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है। आपको पहले कितनी बार बोला हुआ है कि बेसिक फिजिक्स से सवाल बार बार पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, मोशन और इस एरिया से सवाल पूछते हैं। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यार ये देख लो ना, सेंट्री, सेंट्री क्या है? सेंटर, सेंटर सेंटर बोल रहा है ना, सेंटर का मतलब क्या? सर्किल, मिल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या? कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज द सर्वे, सर्वे डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। अब इसमें सर्वे कौन करता है? नाम नाम देखिए ना, एनएसएसओ का अगर आपका नाम भी पता होगा तो क्या होगा? एनएसएसओ का नाम क्या है? नेशनल
सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें नाम में सर्वे आ गया, सर्वे सर्वे मिक्स हो गया, ठीक है, ये सही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने देख लिया कि नाम के मैचिंग से किस तरीके से आप सही आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तीसरा पार्ट देखिए हमने जो सेग्रीगेट किया, इसका नाम हमने क्या रखा है, ट्रेजर हंट। खजाना ढूंढो भैया, कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढेंगे। देखिए कुछ सवाल आपको ऐसे मिलते हैं ना जिसके जवाब किताबों में नहीं, आपके सवालों में ही होते हैं। यानी जो आपको पेपर मिला है ना, उसी में आगे पीछे जवाब दे देंगे। वो तो देखते हैं भाई तुम मेंटली वहाँ प्रेजेंट हो कि नहीं। अरे पेपर देख रहे हो कि दिमाग में कोई किताब का पन्ना दौड़ रहा है, नीला पीला हरा पता नहीं क्या उठा के पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कुछ नहीं पता है। अरे सामने पेपर रखा हो वो तो देख लो, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे, उसी में जवाब छुपा हुआ है, वो भी लोग नहीं देख पाते, पता नहीं दिमाग में कौन सा किताब ढूंढने लगते हैं, है ना। तो ये तो भाई ऐसा है ना कि आंख बंद किए डब्बा गायब। आंख बंद नहीं होना चाहिए, आंख खुला रहना चाहिए आपका, एकदम आप एक्टिव रहिए, देखते रहिए क्या सवाल है, आगे पीछे भी देखिए क्या सवाल है। अब जैसे देखिए ये जो हमने एनालिसिस किया था, इसमें 7वां सवाल किसकी बात कर रहा है, स्वराज दल की बात कर रहा था, और इसमें ऑप्शन में कौन थे, श्री कृष्णा सिंह जी थे। और यहाँ पे एक आपको सवाल मिला हुआ है जिसमें श्री कृष्णा सिंह का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया हुआ था, ये देखिए इसका सही आंसर श्री कृष्णा सिंह। ठीक, मतलब स्वराज दल के संस्थापक श्री कृष्णा सिंह थे। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो ये देखिए अगले सवाल में हिंट छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, नाम रिपीटेशन हो गया, तो आप इस तरीके से भी इसको गेस कर सकते हैं। अब अगला देखिए, इसमें कीवर्ड क्या आपका, फ्लोटिंग की बात कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप की बात कर रहा है। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। और यहाँ पे कोई एक सवाल दिया गया कि एयरफोर्स डे किसी दिन हुआ, क्या लंबा चौड़ा नहीं पता है। ठीक है, किस लोकेशन पे हुआ ये भी आपको नहीं पता है। चलिए, दोनों नहीं पता है, लेकिन आप आगे पीछे कम से कम सवाल तो देखिए। अगर फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, तो आप देखिए ना, नाव वगैरह कहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं, शिकारा कहाँ चलता है, कश्मीर के डल लेक में चलता है ना, है ना। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, श्रीनगर में है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखिए डल लेक यहाँ मिल गया ना, तो यहाँ से आप गेस कर सकते थे कि एक सवाल का जवाब आपका क्या है, श्रीनगर है। ऑल्दो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज जो हुआ था ये सुखना लेक चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो आपको इससे सुखना लेक से पे नहीं जाना है। देखिए डल लेक जो था, डल लेक से अगर आप देखते तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड हो तो गया ना। देखिए सुखना लेक चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ कहीं पंजाब तो नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप गेस निकाल सकते थे। देखिए थोड़ा सा वियर्ड टाइप का लग रहा होगा, बट आप देखिए ना कोरिलेशन निकल तो रहा है ना। आप वैसा सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप 60-70 सवाल पे 80 सवाल पे फंस जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, तो ऐसे ही आपको ज्ञान चक्षु अपने खोलने होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको वाइल्ड गेस करना पड़ेगा सवालों को देख के, तभी आप पेपर पार पा पाएंगे। देखिए आइए एक दो सवाल और देखते हैं। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, किसकी बात कर रहा है, बिहार के इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, और ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। फिर अगला सवाल किसकी बात कर रहा है, बिहार इकोनॉमी की बात कर रहा है। इसके ऑप्शन में देखिए ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। ठीक है, बिहार इकोनॉमी ग्रोथ रेट, बिहार इकोनॉमी ग्रोथ रेट। अब इस ऑप्शन में देखिए कितना लिखा है, 2.5%, और यहाँ क्या लिखा है, 2.5%। यही सही जवाब है। देखिए हो गया जादू। आप देखिए बोल सकते हैं कि अगर बहुत आपने पढ़ाई नहीं की है, इस तरीके से गेस करने पे सवाल गलत हो सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा सवाल गलत, बट आप देखिए ना आपके सामने अभी हम क्या किए, 6 सवाल एनालिसिस किए ना हम। देखिए ये 6 सवाल का एनालिसिस किया गया, और 6 सवाल का एनालिसिस करके कितना सही निकल रहा है, ऐसे ऑप्शन करके 4 सही निकल गया ना। तो 4/6 भी अगर आपका सही हो जा रहा है तो नेट तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना भाई, आपका नंबर तो बढ़ेगा ही ना। जहाँ एकदम धाराशाही हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे बेहतर है ना कि कुछ तो दिमाग लगा के कुछ तो निकाल लो। अरे उस टाइम आपको कैसे भी नंबर चाहिए और पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, कि आपका सवाल सही हो और आपको नंबर मिले, प्री पार हो। ज्ञान है नहीं है से मतलब नहीं है, प्री पार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला सेक्शन जो हमने आपके लिए बांटा है, इसका नाम हमने रखा 50-50 एंड 2 सिमिलर ऑप्शन। मतलब कुछ सवाल आपको ऐसे मिलते हैं ना जिसमें आपको सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, और इसी दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। देखिए अब देखिए कितना ट्रिकी है, आप कितना क्लोज डाउन हो गए ना। देखिए आप पहले आप ये सोच रहे थे कि हमको सवाल आ ही नहीं रहा है, बट अगर आपको ये पता है कि सिमिलर ऑप्शन है, इस दोनों में से कोई एक सही होगा, तो देखिए लाइफ लाइन ले लिए ना कंप्यूटर जी, 50-50 कर दिया जाए। देखिए हमने कर दिया आपके लिए 50-50। अब देखिए इसमें जो सवाल थे, जैसे एक ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर इटली जो है, इन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाई। कब विड्रॉ करने की बात करी थी, इसका सही आंसर क्या है, जून 1948। आपको अगर मान लीजिए कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप देखिए ना 2 ऑप्शन, जनवरी जून, जीरो डाउन थोड़ा तो हो गया ना। अब लीजिए सही, एक इसमें से एक सही है, आपने गेस भी किया तो एक सही गेस कर लिया। वैसे ही चलिए अब अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए दो पानीपत की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा किसी और लड़ाई की बात कर रहा है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से निकालना था, तो आपको मिल गया ना 2 सिमिलर ऑप्शन। अब इस दोनों में से कोई एक सही होगा, तो इस दोनों में से कोई एक कौन सही होगा। थोड़ा सा अगर आपको या तो आप गेस करना चाहे तो गेस कर लीजिए, नहीं अगर आप पता है तो आप देख लीजिए कि भाई अगर पानीपत की बात करें, पानीपत कहाँ है, हरियाणा के आसपास है, और ये कौन है, टीपू सुल्तान और मराठा। अब टीपू सुल्तान कर्नाटका से उठ के मराठा यहाँ पे हरियाणा में लड़ने के लिए थोड़ी आएंगे, साम्राज्य उनका वहाँ पे था, लड़ाई यहाँ थोड़ी करेंगे, है ना। तो अगर इतना भी थोड़ा आप दिमाग लगा लेते तो आप
जो है नॉट करेक्ट पूछा हुआ है आप सीधा सीधा यही बता देते कि ये करेक्ट नहीं है दूसरा वाला, ठीक है। अगला देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ये क्या आ रहा है, हिमालयन याक और हिमालयन तहर, ठीक है। अब इस दोनों में से कोई एक गेस ले सकते थे, इसका सही आंसर क्या था, हिमालयन याक, ठीक। अब चलिए, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम और चौधरी किसको बोलते थे, भाई पहले भी ये आ गया था, देखिए फिर रिपीट हुआ है। मुकद्दम चौधरी किसको बोलते थे, विलेज हेडमैन को बोलते थे। अरे आज भी तो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ ज़्यादा बोलता था बड़ा चौधरी बन रहा है ना, बहुत तुमको नॉलेज है, ठीक है, उसके अथॉरिटी को लगते हैं क्वेश्चन करने। तो किसको बोलते थे, विलेज हेडमैन जो होते थे उसको हम मुकद्दम या चौधरी बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा था ना विलेज विलेज, अरे कुछ भी नहीं पता है तो दो तो देख लेना, दोनों में से कोई एक मारिएगा, है ना। चाइना का जो तियांगेंग स्पेस स्टेशन था, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। फाइनल मॉड्यूल जो था उसका क्या नाम था। अब आप देखिए इसमें तियान तियान दोनों में है, ठीक है, दोनों के लास्ट में तियान है। बोल सकते हैं कि इसमें पहले में भी तियान है, बट वैसे नहीं देखना है, जो सिमिलरिटी है आपको उस पर जाना है। तो देखिए इसमें दोनों के लास्ट में तियान तियान है, अब इस दोनों में से कोई एक सही होगा, इसका सही आंसर क्या था, सी निकला, ठीक है। अब ऐसे ही अब अगला देखिए, प्री मानसून शावर की बात कर रहा है, ठीक है, केरला में और कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए शावर शावर दो आपको दिखा, इस दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, क्या था इसका सही आंसर, मैंगो शावर। वैसे ही अगला सवाल, ये इंडिया के ट्रेड बैलेंस की बात करता है। अब ट्रेड बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से देखते हैं। ये संख्या देखिए, संख्या सेम है, मतलब इस दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। तो इस दोनों में से कोई एक सही आंसर, और इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव भी दे रहा है, मतलब इस दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। तो अगर इस दोनों लॉजिक को हम कंबाइन कर देंगे तो हमको तीसरा वाला मिल जाएगा, और सही आंसर भी यही है, ठीक। तो फिर क्या करिएगा, पढ़िएगा करते रहिए रीडिंग रीडिंग, है ना खेलते रहिए रीडिंग रीडिंग, अलुआ रीडिंग रीडिंग। अरे खाली पढ़ने से नहीं होगा भैया, दिमाग खुला रखना है वहाँ पे, रैंचो बनना है, रैंचो आपको, ठीक है। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं आपके लिए। अब देखिए ये 50-50 वाला था, इसमें क्या था, पहले 5 उंगली थी, 5 उंगली लेके बैठे हैं 5 ऑप्शन, अब हमने क्या कर दिया 50-50 पे ला के खड़ा कर दिया ना, बड़ी उंगली की छोटी उंगली, कोई एक पकड़ लीजिए, राम का नाम लीजिए, रहीम का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, बट एक उंगली पकड़ लीजिए, कोई तो सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला सेग्रीगेशन जो हमने करा है उसका नाम हमने रखा है जनरल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, एक तो कॉमन मेंटालिटी है ना, एग्जाम में इतना ज़्यादा इंसान को प्रेशर होता है कि सवाल का साइज़ देख के इंसान की हालत पतली हो जाती है, भाई बड़ा सवाल, बाप रे बाप, पढ़ेगा कौन, टाइम तो है नहीं। तो सबसे ज़्यादा आसान आप समझिए ना कि यही सारे सवाल होते हैं, जो बड़े बड़े सवाल आपको दिखेंगे ना, ये क्या है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है, सवाल आप पढ़ भी लेंगे ना तो सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसकी बात की गई है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है, बाई री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेल ऑफ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, मतलब ब्रिटिश जो इंडियन को नेगेटिव लाइट में दिखाते थे उसको ये रूल आउट कर रहा है, ठीक है। सही लग रहा है ये भी सुनने में, हो सकता है नेशनलिज्म पॉजिटिव नोट में इंडिया की बात कर रहे हैं, तो भाई हमें अगर जो पिछड़ा बोल रहा था हम उसकी बात को वो कर रहे हैं, नकार रहे हैं। दूसरी चीज़, इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरा क्या है, अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश पीपल, मतलब लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारी स्थिति सही नहीं है, हमारे जीवन की स्थिति सही नहीं है, उसको सही किया जाए, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बहुत जनरिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए कितनी सिंपल चीज़ है, आपने एक बार पढ़ लिया, पढ़ के इसका टोन सिंपल समझ लिया तो आपको समझ में आ गया कि इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें हमको देखना है नॉट करेक्ट, और किसके बारे में देखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है। आइए अब तीनों स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, नहीं समझ आया, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, पता नहीं, ये भी नहीं आ रहा है समझ में, अगला देखते हैं फिर। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि भाई नॉन कॉपरेशन है, ठीक है, मतलब ये ब्रिटिश के को हम कॉपरेट नहीं करना चाह रहे, मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 जहाँ है वो सही है, उसको हटा दीजिए आप, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो 3 है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 3 है यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बचा कौन, 1 और 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसीजेड एक्ट, अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होता ना, एसीजेड का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब सरकार जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगी तो सरकार क्यों बनाएगी अलग से इकोनॉमिक जोन, ऐसे जीवन सही नहीं चल रहा था क्या, अलग से इकोनॉमिक जोन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि अलग से इकोनॉमिक जोन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग से आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कराएंगे, तभी तो एक अलग जोन बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो क्या है, पहला आप देखिए जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, तभी तो अलग से बनाए हैं, नहीं तो क्या पहले जीवन सही नहीं चल रहा था। अब अगला देखिए,
प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ ठीक है भाई, अलग इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? अरे हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तभी तो हमको फ़ायदा होगा ना। ठीक है, हम अपने गुड्स और सर्विसेज, हम अपना सामान और अपनी सर्विसेज दूसरे को बेचेंगे तभी तो हमको डॉलर मिलेगा बाहर से, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तीसरा क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अरे जब इतना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, तो ये भी सही है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ए। देखिए कितना सिंपल चीज़ है, आप सवाल पढ़ लिए, थोड़ा सा उसको गेस किए तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब अगला जो हमने क्वेश्चन टाइप डिमार्केट किया है, इसका नाम हमने रखा है लॉजिकल डेरिवेशन। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि आपको थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए, एक थोड़ा ज्ञान है। अब उस ज्ञान के आधार पे आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे और वहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पहले भी हमने इसको अभी डिस्कस किया है। पानीपत में लड़ाई लड़ने के लिए टीपू सुल्तान आपको कर्नाटका से तो नहीं आएंगे, कर्नाटका से हरियाणा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ये गलत है। ठीक, अब देखिए अगला, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिनिसेंसेस। अब महात्मा गांधी के साथ सबसे ज़्यादा कौन रहे थे? इन जितने भी लोगों का नाम दिया हो इसमें से आप खुद देखिए ना, कौन रहे थे? राजेंद्र बाबू रहे थे। तो महात्मा गांधी से यादें सबसे ज़्यादा किसकी जुड़ी होंगी? राजेंद्र बाबू के साथ जुड़ी होंगी, और सही आंसर क्या है? राजेंद्र बाबू ही है। सिंपल। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल, ये आप इस तरीके का लॉजिक डिड्यूस करिए ना, सवाल का जो जवाब है वो सही ही होता है, घबराइए मत। क्योंकि एग्जामिनर जो है, आप इस चीज़ को दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि एग्जामिनर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप एसडीएम बन गए, आप चले गए कहीं फील्ड में, क्या हो गया? राइट हो गया, अब दंगा हो गया, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कॉपी बुक स्टाइल में नहीं होगा भाई, आपको तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा उस टाइम पे। जो भी सिचुएशन है उस टाइम पे, जो भी दो चार लोग दिख रहे होंगे, जो भी हालात दिख रहा होगा, उसी में हल निकालना पड़ेगा, उस टाइम उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बीपीएससी भी आपको ऐसा उलझाऊ सिचुएशन दे देती है जिसका जवाब उसी में होता है। अगर आप अपना आँख खुला रखें, दिमाग खुला रखें, तो आप उसका जवाब निकाल पाएंगे। ठीक, अब देखिए, टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी, अब इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रकूटा, अब तो ये इधर की तरफ झांसी के आसपास तो ये है नहीं। ठीक है, अब अगले कौन है? मौर्यन। मौर्यन आपने इतना पढ़ा, कहीं पे आपने पढ़ा मौर्यन के साथ टेम्पल्स का? तो खाली चैत्य विहार, स्तूपा, ये सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और गुप्तास के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मॉडर्न डे में टेम्पल बनाने की शुरुआत जो है वो गुप्तास से ही शुरू हुई थी। तो टेम्पल की बात हो रही है तो कौन करेंगे? गुप्ता करेंगे, है ना आसान। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली लॉन्च UR2 स्कीम इन 2022। अब किसकी बात कर रहा है? ये युवा की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय। देखिए, आयुष मंत्रालय और हेल्थ एंड फैमिली, ये लगभग लगभग एक तरीके के ऑप्शन लग रहे हैं। और जहाँ युवाओं की बात हो रही है तो उनके शिक्षा की बात पहले होगी ना। ठीक है, उनके शिक्षा की बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी, तो इसका सही जवाब क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। देखिए कितना लॉजिकली सवाल जो है उसके जवाब निकल जा रहे हैं। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। अब देखिए, फिनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाना है आपको। ठीक है, अब लिटरेसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ? केरला। अरे पढ़े पढ़ाए लोग हैं वहाँ पे, तो यहाँ लिटरेसी से संबंधित तो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप, अंडमान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि इतना रिमोट लोकेशन है। ठीक है, ऑलरेडी आइलैंड है, और फ्लोटिंग की बात है तो यार कुछ लेक वेक टाइप का होगा ना। अब समुद्र में किसी को लिटरेट थोड़ी ना करेंगे, जहाँ आबादी होगी वहीं करेंगे ना। तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? श्रीनगर। जाहिर सी बात है, श्रीनगर में क्या है? शिकारा है, फ्लोटिंग बोट्स हैं, डल लेक है, इतना वीडियो देखते हैं, इतना गाना सुनते हैं, है ना, देखे होंगे ना आप ही तो इसका क्या सही जवाब है? श्रीनगर, यहाँ से निकल गया। अब ये अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया की बात हो रही थी, वुमेन्स टूर्नामेंट की। इसमें बोला गया कि किस गेम को सबसे पहले शामिल किया गया था? क्रिकेट पहली बार करेंगे क्या? अरे ऑलरेडी इतना पॉपुलर गेम है। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब कौन सा? तीरंदाजी, आर्चरी। आर्चरी क्या है? पहली बार इंक्लूड करने जैसा लग रहा है क्या? आज से इंक्लूडेड है क्या ये? अर्जुन से लेकर बिरसा मुंडा तक सब आर्चरी कर रहे हैं हमारे यहाँ तो, ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। नया क्या दिख रहा है इसमें? ट्रैक साइकिलिंग। सही जवाब क्या था? ट्रैक साइकिलिंग। अरे जो दिख रहा है उसको करो ना यार, सॉल्व करिए ना आप, डरिए मत बिल्कुल भी। आपको देखिए हिम्मत तो रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाइएगा पेपर। अदरवाइज ऐसे डर डर के सॉल्व करिएगा तो नहीं हो पाएगा, आपको गेस करना है। बट हाँ, जो गेस आप ऐसे आंख बंद करके कर रहे थे, आपको अब कुछ तो रास्ता नजर आने लग गया ना, कुछ तो दिखाई देना शुरू हो गया ना कि आप किस तरीके से गेस करिएगा। वैसे आइए, अब ये सवाल देखिए, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। ठीक, अब इस तरीके का बहुत सारा आपको ऑप्शन दे दिया। अब इसमें एक ट्रिक है, आप ना इसमें मार्क करते चले जाइए। जैसे देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, अगले ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी है, आगे है नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एक जगह मार्क हो गया अरुणाचल। अगर देखिए फिर अब क्या है? नागालैंड। नागालैंड कहीं है नीचे ऑप्शन में, देखिए यहाँ नागालैंड ऑप्शन में। ठीक है, मतलब हम ऑप्शंस देखते जाते हैं कि कौन से एक ऑप्शन में बाकी सारी चीज़ें भी समाहित की हुई हैं। ठीक है, अब देखिए,
मणिपुर देखते हैं, मणिपुर यहाँ है, मणिपुर बी में भी है, यहाँ भी है, और मणिपुर यहाँ देखिए सी में भी है मणिपुर, ठीक है। आपको देखिए इसमें तीनों मिल गए। अब अगला देखिए मिजोरम, मिजोरम ए में है, ठीक है, मिजोरम बी में भी है और मिजोरम सी में भी है, ठीक। तो बी में आपको एक असम वाला जो है इसका कहीं मैच नहीं मिला, और सी में जो त्रिपुरा है इसका कहीं मैच नहीं मिला। ए में जो 4 ऑप्शन है आपको इसका हर जगह मैच मिल गया बाकी ऑप्शंस में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सही है ये। और ये लगता है ट्रिक भाई ऐसे आप लोग मत सोचिए, ये ट्रिक लगता है, उठा लीजिए बीपीएससी का सवाल, हम लोग तो करके दे ही रहे हैं आपको, आप भी पुराना उठाइए, देखिए इस तरीके का ऑप्शन, इसको भिड़ा के देखिए, नहीं होता है सही तो बताइए, मैक्सिमम केस में आपको सही मिल जाएगा। चलिए अब आपके लिए टास्क है, इस सवाल में आप सॉल्व करके देखिए किसका क्या सही आंसर होगा, और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में किसका क्या सही आंसर होगा। क्या हुआ कि ये सॉल्व, चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के साथ। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, फंगस, कहाँ है फंगस, यहाँ है फंगस। अगला देखते हैं बैक्टीरिया, इस दोनों में है कहीं बैक्टीरिया, नहीं है, चलो इसको गोला मार दिए, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अलगा, है कहीं पे अलगा, अगला ऑप्शन यहाँ पे अलगा, ठीक है। वायरस कहीं पे है, नहीं है, इसको हटा दी। दोनों किस में मिल गया हमको, सी में मिल गया, यही सही आंसर है ना। मज़ेदार चीज़, आ रहा है मज़ा, देखिए आप ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान, ठीक है। कितना है उतना ज्ञान नहीं लेना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कर लीजिए, बस यही चीज़ चाहिए, ठीक है। ये देख लिए, आगे देखते हैं। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम किए थे 73rd अमेंडमेंट के बाद से, किस चीज़ का करेंगे हम, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग कहाँ पे हो रहा है आपका, एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। सिस्टम एज ए होल, ठीक है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम था उसको हमने डिसेंट्रलाइज किया, ये भी बात सही लग रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये भी बात ठीक ठीक लग रही है कि हाँ ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ ही साथ चलता है हमारे इंडिया में। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए क्या रहा है, जुडिशियल पावर्स। अरे एग्जीक्यूटिव लॉ बना के जुडिशियल पावर को थोड़ी डिसेंट्रलाइज करेगा, जुडिशरी को क्या करना है, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। अरे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, तो हम जुडिशरी को नहीं छेड़ेंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, इसको हटा दीजिए, बाकी सही आंसर मिल गया 1, 2 एंड 4, ठीक। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स के आपके गोल्स क्या क्या थे। अब 5 ईयर प्लान हम लोग बनाते थे किस चीज़ के लिए, ताकि हमारा अच्छे से प्रोग्रेस हो सके, डेवलपमेंट हो सके इंडिपेंडेंस के बाद से। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हमको निकलेगा इसका जवाब। पहला क्या है, ग्रोथ है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रगति होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, हाँ ठीक है, हमको मॉडर्नाइज होना चाहिए, भी समझ में आना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, हमको आत्मनिर्भर बनना है, ये भी बात समझ में आ रही है। चौथा लिटरेचर, अब ये क्या है भाई, लिटरेचर का क्या मतलब है, लिटरेचर के लिए कोई 5 ईयर प्लान बनाने की जरूरत थोड़ी ना है ना, तो इसका मतलब लिटरेचर नहीं होगा। तो लिटरेचर आपका ऑप्शन से निकल गया, तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक और मज़ेदार बात, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे अब तक, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, अब ये किसकी बात कर रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्या इस ऑप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, या उसने जो ऑप्शन दिया है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ट्रिकी चीज़ है, आप समझिए, कहीं भी ये मोर देन वन ऑफ द अबव की बात कर रहा है या नन ऑफ द अबव की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसका सही जवाब पता है क्या निकलेगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर कहीं ऑप्शन में आपको 1, 2 एंड 3 रहता, ठीक है, तो आप उसको टिक करते, लेकिन 1, 2 एंड 3 नहीं है ना, इसलिए आपका सही आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ समझ में नहीं आती तो कितने लोग सवाल गलत कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि अरे मेरा सवाल गलत कैसे हो गया, हमने तो सही किया हुआ था। ये ऑप्शन पढ़ना समझना ये भी जरूरी है आपके लिए। अभी अगला सवाल आप देखिए, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग और 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अब आप देखिए 5 ईयर प्लान बना रहे हैं और फिर 5 ईयर प्लान आते आते तक कितना टाइम होगा, आप खुद जोड़िए ना, 1950 से भी अगर जोड़ते हैं तो 25 साल, 1975 के आसपास तक पहुंच रहे हैं। और उस टाइम पे कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो यहाँ तक तो देखिए हम भूखमरी से जूझ रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कैसे कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5वीं तक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही होगी, इसके बाद कभी हो रही होगी, तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा आपका, नन ऑफ द अबव, ठीक। अब ये हमारा आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने क्लासीफाई किया है, इसका हमने नाम दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, ठीक है। अब कितनी बार ये होता है कि आपको जो सवाल मिलता है ना, सवाल में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बड़े ही मजबूत नाम होता है एक, ठीक है, एक बहुत प्रोमिनेंट नाम होता है, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोमिनेंट नाम जो होता है वही सही आंसर भी होता है, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं। पहला, फाउंडर ऑफ इंडियन हरिजन संघ 1932। अब देखिए जितने सवाल दिए उसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन दिख रहे हैं आपको,
महात्मा गांधी जी। सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। और वैसे भी देखिए, अगर आपको पता होगा हरिजन नाम जो था ये किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही तो दिया था। तो वैसे ही महात्मा गांधी सही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है। अब देखिए, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। आप स्वराज दल की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात करें देखिए ये, और बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्वराज और बिहार, और उस टाइम मतलब कि आज़ादी के आसपास की बात चल रही है ये। और उस टाइम बिहार में सबसे प्रोमिनेंट फिगर कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। सही आंसर क्या है? श्री कृष्णा सिंह। ये कितनी सिंपल सी चीज़ है। फिर आ जाइए, अब ये देखिए, हमने पहले भी देखा था, हुमायूं का स्ट्रगल चल रहा है किसके साथ? बंगाल पे पावर रिटेन करने की बात चल रही है। ठीक है, और हुमायूं से नेगोशिएशन चल रहा है। सबसे मजबूत आदमी कौन उस टाइम पे? शेर खान। शेर खान, शेर शाह सूरी, सासाराम से, है ना, पहला बिहारी जिसने दिल्ली तक की गद्दी जाके संभाली और मुगलों को एकदम पैरों तले धूल चटा दिए। तो देखिए, जो भी लोग आज तक ये समझ रहे थे कि बीपीएससी है जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, ये आपका नॉलेज टेस्ट करता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करता है, आपको फैक्चुअल सवाल मिलते हैं, इस तरह की जो भी भ्रांतियां आप अब तक मार्केट में देख रहे थे वो बातें गलत हैं। इसको हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया सवाल के क्लासिफिकेशन से। आप वापस से वीडियो देखिए, 2-4 बार खुद से करिए। ये ट्रिक आपको एक बार में नहीं आएगा। जो भी ट्रिक्स हमने आपसे डिस्कस किया है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको एग्जाम में जाके फाइनली अप्लाई करके सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, और आप ये चीज़ समझ जाइए कि आप डर डर के देखिए एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। आपको कहीं ना कहीं हिम्मत तो रखना पड़ेगा ना भाई। अगर 100-110 के आसपास कट ऑफ जा रहा है तो 50-60 के आगे आपको बढ़ने के लिए आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, और आपको दिमाग भी अपना खुला रखना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, है ना। अरे एक शेर है ना जो बोला गया आपको, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे घुटने के बल जो चल रहे हैं वो थोड़ी ना रिस्क ले पा रहे हैं। ठीक है, गिरेगा कौन? जो रिस्क लेगा वही ना। ठीक है, तो इसलिए आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमने आपको वीडियोस दिया है, आप इसको देखें अच्छे से, इसको आप बार बार अप्लाई करें, ताकि एग्ज़ाम में भी आप इन सारे ट्रिक्स के साथ सवालों से लड़ सकें और फाइनली अपना सिलेक्शन पा सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ 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 लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, हम लोग आपका सारा कमेंट देखते हैं। आप प्लीज़ शेयर करिए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपके इन्हीं सब के कारण हम आपको बार बार वीडियो लेके आ रहे हैं, और हम आगे भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारे चलने वाले सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा, और आप अच्छे से तैयारी करिए, हिम्मत रखिए। जय हिंद, जय भारत।